बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। पैसे के बगैर यकीनी तौर पे कोई भी सियासी जमात नहीं चल सकती। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा वसूल किया तो इसमें कौन सा गलत काम किया कि ये लोग नाअहली और कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो एहतजाज हुआ और अपने कारकुनान से जो खिताब किया उसमें ये तमाम बातें उन्होंने की। सवाल ये है कि इस मुजाहरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये हारून साहब से जानेंगे। और मौजूदा गवर्नमेंट, उनका रवैया और लहजा दोनों सख्त क्यों है, क्या चाहती है मौजूदा गवर्नमेंट, और अदालत के साथ जो रुजू करने का फैसला किया गया है उसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे। पंजाब पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी और ताइवान के मामले को लेकर चाइना की तरफ से जो जंगी मशकें की जा रही हैं, क्या ये सवाल उभरता है कि एक नई जंग ताइवान और चाइना के दरमियान, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट जो मुजाहरा किया पीटीआई के कारकुनान ने, वजह क्या थी? मुजाहरा आखिर ज़रूरत क्यों पेश है कि मुजाहरा करना पड़ा? नहीं, मुजाहरा नहीं हुआ, मुजाहरे हुए हैं। दूसरे शहरों में भी मुजाहरे हुए हैं और अभी तो यानी एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पीटीआई मेरा ख्याल है किसी न किसी कदर तामुल का शिकार होगी, शिशुपन का शिकार होगी। लेकिन जैसे क्लैरिटी आती जाएगी जो नई सूरत हाल पैदा हुई है कि ये डिटर्मिंड हैं हुकूमती इत्तेहाद इस पे, और जो भी उनके हवारी हैं, मददगार हैं, सरपरस्त हैं, और जो भी मीडिया में उनके हलीफ हैं मसलन, या कारोबारी तबकात में हैं जिनके मफादात उनके साथ वाबस्ता हैं या कोई जो उम्मीदें रख सकते हैं उनसे, तो वो जैसे जैसे वो दबाव बढ़ाएंगे, ये तो फैसला हो गया बिल्कुल, अब वाज़ेह है कि भाई इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात जिन्हें हमने पूरी तरह संजीदगी से नहीं लिया था, वही असल स्पोक्समैन है। अब ये वाज़ेह है उनका नवाज शरीफ साहब से रब्ता है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जरदारी साहब नहीं। तो ये फैसला हो गया कि उनको निकालना है, इसलिए कि वो खौफजदा हैं कि ये आदमी रहता है पॉलिटिक्स में और पीटीआई रहती है तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और सिर्फ मुस्तकबिल नहीं है, ज़ाहिर है वो मुकदमात कायम होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के, जो शहबाज शरीफ साहब पे है और उनके साहबजादे पे है, जरदारी साहब के जाली खातों के होंगे। तो ये बस आखिरी मार्का शुरू हो गया है, आगाज़ है। जैसे इमरान खान ने कहा, ये आगाज़ है। इसमें या तो वो इसमें कामयाब रहेंगे कि भाई इमरान खान को निकाल दें पॉलिटिक्स से, और बल्कि पीटीआई को निकाल दें। पीटीआई है तो अगर इमरान खान नहीं भी हैं, फर्ज कीजिए उन पर पाबंदी भी लग जाती है, तो पार्टी तो उनके साथ है ना, कारकुन तो उनके साथ हैं। वो फेस तो जब वो जो अमाना गुजर गया, वो अहद ख़त्म हो गया। जब एक वक्त था कि वो मुमकिन है उनको हटाया जाता तो डिप्रेशन हो जाता, अब तो उनके लोग बड़े जोश जज्बे में हैं, तो वो बड़ी इसकी डट के मज़ामत करेंगे। असल में इसके पीछे एक बुनियादी मफरूज़ा था जो गलत साबित हुआ जी। बस मंजर को बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं। ख्याल ये था जब हुकूमत उनकी ख़त्म की गई इमरान खान की, तो ख्याल ये था, जिन लोगों ने ये काम किया था उनका ये ख्याल था कि वो अनपॉपुलर हो चुका है। और ये बात सही थी, इसमें कोई शुबा तो नहीं है कि अनपॉपुलर इसलिए कि महंगाई थी और बेरोज़गारी थी और डॉलर की कीमत उस वक्त भी बढ़ रही थी, अगरचे इतनी तो नहीं बढ़ रही थी, और मसाइल थे और कोई तवक्कुआत पूरी नहीं हुई थी। लेकिन ये उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये तो बिल्कुल अहल लोग नहीं हैं, और जब इतना बड़ा इत्तेहाद हो, 13-14 जमातें हों, तो वो क्या करेंगी? फिर ये है कि इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही कुर्बान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कोई साख ही बाकी नहीं है, और अब वो बाकी अदारों को भी दाव पे लगाना चाहते हैं। तो वो अंदाजे सारे गलत साबित हुए, ये वो भूल गए, इसलिए कि ये जिन लोगों ने ये फैसला किया, कुछ तो गरजमंद लोग थे, और गरजमंद दीवाना होता है, वो तो कोई तजिया करने की पोजीशन में नहीं होता। और कुछ ये है कि वो उस खौफ से निजात हासिल करने के लिए उनका ये ख्याल था कि बाद में कोई मनसूबाबंदी कर लेंगे, ये हमारी कौम का मिजाज है। और ये नहीं सोचा कि भाई ये मजलूमियत का फैक्टर कितना अहम होता है, ये अगर बुरोकार आ गया तो क्या होगा। और ये भी नहीं गौर किया कि वो जब कोई तजिया किया जाए तो पार्टियों के और लीडरों के मिजाज को मलहूज रखना होता है कि वो एक रिटेलिएट करने वाला आदमी है, थक के बैठने वाला आदमी नहीं है। तो अब बसात उलट गई है और वो डट के खड़े हुए हैं, उसके वर्कर खड़े हुए हैं। मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते, ना वो इतने बड़े जलसे कर सकते हैं, ना उनके हक में इस तरह मुजाहरे हो सकते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे निसार है। और जिस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे निसार हो, वो आप अंदाज़ा करें ना, ये 90s के हरबे हैं, ये अब नहीं काम आ सकते।
अब सोशल मीडिया है, उसका क्या करेंगे? उस पर तो नहीं रोक सकते। ठीक है। पीटीआई के कारकुनों को, लीडरों को बात करने से, अच्छा मीडिया में उनका ये ख्याल था कि मीडिया मैनेज कर लेंगे, इश्तहारात के अंबार लगा देंगे, तो वो इश्तहारात के अंबार लगाने का माहौल ही नहीं है। और मीडिया जो है वो पब्लिक ऐसी मछली है जो पब्लिक सेंटिमेंट्स के समंदर में ज़िंदा रहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो उन्हें जो हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार किया है, अगरचे इसमें बड़ी कशाकश होगी और दबाव भी आएगा, पीटीआई पे भी, इमरान खान पे भी आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये दबाव वक्ती है, कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, इस दबाव के ऊपर भी बात करते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है अरुण साहब आपके तजिए से कि मौजूदा गवर्नमेंट ने यह तहिया कर लिया है कि -1 का फॉर्मूला होगा और यही उनकी तरजीह आइंदा इलेक्शन तक। समझते हैं ऐसा हो सकता है? कोई पाबंदी, नाअहली, गिरफ्तारी तक बात जा सकती है? नहीं, वो गिरफ्तार अगर करेंगे फर्ज कीजिए या पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी पे अभी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मुमकिन हो सकता है। हम ये तो नहीं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते अदालत क्या करेगी, और अदालत का जो भी फैसला हो वो बहरहाल कबूल करना होगा, लेकिन ये आखिरी कार्ड है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद कोई कार्ड बचेगा नहीं। और अगर इसमें वो नाकाम हो गए तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इन सियासी पार्टियों के लिए पैदा हो सकती है। यानी ये भी मुमकिन है कि 2/3 से भी कुछ ज़्यादा वोट वो ले जाएं अगर सरेंडर करना पड़ा। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो इतने पैनिक में कल भी कहा था कि प्लान भी नहीं है उनके पास। अब एक तो मैंने आपसे ये अर्ज किया, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि जरदारी साहब के हाथ से मामला निकल गया, जोड़ तोड़ की बात नहीं है। अब मैदान में फैसला होगा तो वो नून लीग ही कर सकती है। दूसरा ये है कि बहुत नवाज शरीफ साहब को जितना हम समझते हैं बहुत असर्ट करेंगे, और वो अब के जरदारी साहब की बात नहीं मानेंगे। कोई जोड़ तोड़ की बात अब नहीं होगी, और इम्कान भी नहीं है जोड़ तोड़ की कामयाबी। जरदारी साहब ने जो बसात जमाई थी, जो उनका दावा था मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और फलां कर दूँ, जो लोग समझते हैं जरदारी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और बहुत ही वो कोई करिश्मा दिखा सकते हैं, तो करिश्मा दिखाने का तो ये मौसम ही नहीं है, हालात ही नहीं है। तो वो जरदारी साहब ने काफ लीग को तबाह कर दिया, जितना डैमेज कर सकते थे कर दिया। वो तो लोग इकट्ठे रहे, उनकी सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट बुरुकार आई, वरना यह है कि वो तो उसको बिल्कुल ही तबाही कर ख़त्म ही कर देते। अगर वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती, 40% एक जगह होते, 60% एक जगह होते, तो वो तो बिल्कुल तबाह हो जाती। इसी तरह नून लीग का उन्होंने एक पॉपुलर पार्टी से निस्बतन कम पॉपुलर पार्टी बना दिया, इसलिए कि जो बयानियाँ वो लेके चले वो तो लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, और इमरान खान की हमायत हर रोज़ बढ़ रही है। सही है, ठीक है। अरुण साहब, हिकमत अमली में हमेशा 1, 2, 3 नुक्ते शामिल होते हैं। चलिए, इमरान खान साहब नहीं सही, क्या आपको लगता है मौजूदा गवर्नमेंट की हिकमत अमली के अंदर ये बात शामिल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही खत्म कर दिया जाए? नहीं, खत्म तो नहीं हो सकती ना, लेकिन ना अदालत वाली बात करें, खत्म नहीं हो सकती। अदालत में क्या होगा, ये है असल सवाल। वो ठीक है, खत्म नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे वो नए नाम से पार्टी बना ले। ANP पे पाबंदी लगी थी जी, तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई थी, NDP, सरदार शेरबाज खान मजारी की क़यादत में। सारे के सारे लीडर जेल में थे NP, सारे तमाम। यानी हबीब जालब को भी पकड़ लिया। वो बेचारा शाम अपनी गुजारता था, दोस्तों में शायरी करता था, वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं था, ना उसका मिजाज था। वो तो अगर जलसा हो तो वहाँ नज़्म पढ़ दे, या अखबार में तो छप नहीं सकती थी, सेंसर था उस वक्त, बड़ा सख्त दबाव था, सेंसर तो नहीं था, दबाव था बड़ा सख्त मीडिया पे। तो वो तो नए नाम से, फिर वो ज़रा हालात साजगार हुए तो दोबारा उन्होंने नेशनल अवामी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उसी नाम से तो नहीं पार्टी बन सकती थी, नेशनल अवामी पार्टी तो नहीं बन सकती थी, तो उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना ली। तो वो इस तरह सियासी पार्टियां, इस पर तो बिल्कुल इत्तफाक राय पाया जाता है कि सियासी पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती। ANP तो निस्बतन बहुत छोटी पार्टी थी ना, यानी कभी भी उनके वोट 3-4% बहुत अच्छे साजगार हालात हों। जब बलूचिस्तान उनके साथ था, बलूचिस्तान तो फिर उन्हें छोड़ गया, बलूचिस्तान के लीडर तो बिल्कुल अलग थलग हो गए, उन्होंने अपनी छोटी छोटी जमातें बना ली। उस वक्त भी नहीं, उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। तो जिस पार्टी के कोई 45-46% से 55% के दरमियान वोट है, वो कैसे खत्म हो सकता? सही है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 दिन के वक्त के बाद वो कह रहे हैं डिक्लेरेशन जो है वो तैयार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर क्या चीज सामने आ सकती है अदालत में मामला जाने के बाद? देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दें। और अब इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि उसने
अपनी जो उसकी कुव्वत थी वो ख़त्म कर दी, तहलील कर दी है। ये बड़ा मसला पैदा हो गया है कि इलेक्शन कमिश्नर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अब एक फरीक नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि दूसरे जो अरकान हैं वो असर्ट नहीं कर रहे, वो कोई राय नहीं दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बयान देते हैं, वही एक मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, वही चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने कोई खुशदिली के साथ इसमें शरीक नहीं है। तो अदालत जो है वो उन्हें वापस कर सकती है मोस्ट प्रोबेबली, या अदालत कोई जुर्माना कर सकती है। अदालत पाबंदी लगाने का तो कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आता, इसलिए कि कोई 10-12 बयान तो उन्होंने सुनवा दिया आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब के बाद, और ऐसे कुछ और लोग भी सामने आ जाएंगे। उसमें जो सबसे अहम नुक्ता उजागर हुआ है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, परसों भी थोड़ा सा हवाला दिया था, कि भाई उनका मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया। ये एक ऐसी चीज़ है, किसी को आप कहते हैं कि वो गैर मुल्की है और उसने गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों आदमी हैं। अब उनमें से कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ लोग तो सामने नहीं आए होंगे ना, वो इस कंट्रोवर्सी में गैर सियासी आदमी, बहुत सारे लोग जो पूरी तरह सियासी नहीं हैं, कारोबारी लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे अदारों में काम करते हैं जिनकी नौयत हसास है, वो तो सामने नहीं आएंगे। लेकिन जितने लोग सामने आ सकते तो वो आए, शायद कुछ और भी आ जाए। अब वो ये जब अदालत में ये कहा जाएगा, वो ज़ाहिर है उनमें से बाद लोग आके पेश भी हो सकते हैं अगर अदालत मुनासिब समझे, उसकी इजाज़त दे, कि भाई हमारा तो मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया, जो कि लिया जा सकता था आसानी से। इसका मतलब है फैसला आखिरी वक्त में, अंदाज़ा ये है कि फैसला आखिरी वक्त में लिखा गया है और बहुत जल्दी में लिखा गया है। फिर ये जब ये सवाल ज़ेर बहस आएगा कि ये फैसला हुकूमती इत्तेहाद के लोग जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, उसके बाद क्यों जारी किया गया फ़ौरन, ये सवाल तो होगा। और ये याद रखिए कि शक का फ़ायदा हमेशा उसे होता है जिस पर इल्ज़ाम हो, उसे नहीं होता। इल्ज़ाम लगाने वाले मुद्दई को नहीं शक का फ़ायदा दिया जाता, कभी भी अदालत उसका फ़ायदा नहीं देती उन्हें। जब ये दो सवाल ज़ेर बहस आएंगे, ख़ास तौर पर ये कि जिन्हें कहा गया कि वो गैर मुल्की हैं वो तो पाकिस्तानी निकले, वो टेलीविजन पे आए, सोशल मीडिया पे आए, चैनल पर, उन्होंने कहा मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ शहर में रहता हूँ, मैंने अपनी कंपनी के अकाउंट से पैसे भेजे। कंपनियां जो है गैर मुल्की, उसमें से बाद तो कोई फैसलाबाद की निकली और बाकी भी पाकिस्तानियों की निकली। तो फिर ये एतराज़ जो है उनका ये था, आरिफ नकवी साहब ने पैसे दिए। तो आरिफ नकवी का तो मैंने कल भी अर्ज किया था, आज इमरान खान ने भी वही बात कही कि भाई वो तो 2012 में तो पैसे लिए और 2018 में उन पे इल्जाम लगा, अभी वो साबित नहीं, अभी तो चार्जशीट भी नहीं किया गया उनको, फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो नकवी साहब वाला मामला भी जो है वो भी इनके खिलाफ गया, जिनको गैर मुल्की करार दिया था वो पाकिस्तानी निकले, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। इतनी चीज़ें इस मुकदमे में वाज़े हैं कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल इब्तदा ही में रिजेक्ट कर देगी, और अगर इब्तदा में नहीं करेगी तो जज साहबान बेहतर समझते हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट में चला जाए, इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ये लटकता रहेगा मामला। वो इतनी जल्दी फैसला होने वाला नहीं है। जल्दी यही हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर नजरसानी करे, और नजरसानी से मुराद ये नहीं कि फैसला तब्दील कर दे, उसको दलाइल देने होंगे, शवाहिद मुहैया करने होंगे। कोई चीज़ साबित होगी तो अदालत उस पर अपना हतमी फैसला करेगी। और ये याद रखिए कि हुकूमत को ये फैसला नहीं करना है, ये शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान को और जरदारी साहब को ये फैसला नहीं करना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। दुरुस्त। और ANP पे पाबंदी, उस वक्त NAP थी, NAP पे पाबंदी नेशनल अवामी पार्टी पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, जुल्फ़िकार अली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं लगाई थी, वो भी बेनतीजा रही। तो हुकूमत ये तासुर जो है ना जहनों में कि हुकूमत ये कर देगी, ना हुकूमत, ना फर्ज कीजिए इस्टेब्लिशमेंट भी हो, इस्टेब्लिशमेंट ना कोई और नहीं कर सकता, ना सियासी पार्टियां। ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में अगर गेंद चली गई तो सुप्रीम कोर्ट पे दोनों तरफ से दबाव है, और ये बहुत अच्छा है एक लिहाज से। यानी वैसे तो अदालतों पे दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब ये हमारा मिजाज बन गया है, तो वो अपना दोनों तरफ से दबाव का एक मुस्बत पहलू भी है कि दबाव कोई नहीं, एक दूसरे को वो दबाव जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो जज आज़ाद होंगे सही फैसला करने के लिए, और जब वो सही फैसला करेंगे तो उसके अच्छे असरात होंगे।
सही है, ठीक है हारून साहब, जल्द या बदेर जो भी इस मामले के ऊपर फैसला आएगा, डिसीजन आएगा, बहुत सारी चीज़ों की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है और मौजूदा गवर्नमेंट भी इस बात से आगाह है। इतना जोर क्यों लगा रहे हैं जब उनको हकीकत का इल्म है कि कुछ हासिल नहीं होगा? जोर किस बात का है फिर? इसलिए जोर लगा रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं रह गया, खौफजदा हो गए हैं। जब मैं ये अर्ज़ करता था बार बार, और ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने ये बात कही हो, कि भाई 10 गुना तक तो जलसे बड़े हैं, बारिश में हो रहे हैं जलसे, कीचड़ में हो रहे हैं, शदीद धूप में हो रहे हैं, हबस में हो रहे हैं, एक दिन में 3-3 जलसे हो रहे हैं, पैसे खर्च किए बगैर हो रहे हैं। ये तो कल्चर ही नहीं था। ट्रांसपोर्ट एक ज़माने से 20-25 साल से 85 के बाद जो पॉलिटिकल कल्चर आया है, उसमें लोगों को लाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, बिरयानी उसमें इंट्रोड्यूस की नून लीग ने, कीमे वाले नान खिलाए जाते थे। ये सरमायादारों की सियासत तो ये हो सकती है, वो घुल मिल तो नहीं सकते अवाम में, सही, और उनके एहसासात की नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते। तो वो तो जब ये सूरत हाल हो कि भाई एक, और फिर ये कि उनके कहे बगैर, एक तो ये है कि उन्होंने अपील की और लोग मुजाहरे के लिए निकल आए। बाद औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि मसलन जब हुकूमत गई है तो लोग अपने तौर पर ही निकल आए। अब ये जब मखलूक इस तरह तुल जाती है बगावत पे, देखिए अंग्रेज़ कैसे गए। अंग्रेज़ जो गए उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनका ये प्लान इस वक्त तो जाने का नहीं था, अभी कुछ अर्सा वो रुकना चाहते थे। हुआ ये कि नेवी में बगावत हो गई। जब में बगावत हुई तो उनके कान खड़े हुए, बहुत से लोगों ने हड़ताल कर दी, बगावत नहीं हड़ताल कर दी, बगावत ही कह सकते हैं उसको, लेकिन बहरहाल उसको अगर प्रॉपर नाम देना हो तो हड़ताल ही का कहा जाएगा। हड़ताल हो गई तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारी तो रेटी कायम नहीं रह सकती और अखराजात बढ़ गए हैं। उसका नतीजा ये निकला, बदअमनी हो गई, कारोबार ठप हो गए, और ज़ाहिर है कोई बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं, ज़राअत थी, दूसरी चीज़ें थी, गल्ला मंडियाँ थीं, अपना यानी बेसिकली ज़राअत ही थी, इंडस्ट्री तो का तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, दुनिया बदल चुकी थी। तो वो उन्होंने महसूस किया कि भाई अखराजात बढ़ गए, यानी आमदन कम हो गई, महसूलात कम हो गए, अखराजात बढ़ गए, कर्ज लिया जाने लगा। तो वो कब तक चल सकता था? आखिरी दो अढ़ाई डिकेड यही सूरत हाल रही और वो संगीन होती गई। तो उन्होंने जाना पड़ा। जब पब्लिक बगावत कर देती है, अवाम जब बगावत कर देते हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं होते और डट जाते हैं, तो क्या करेंगे? फ़र्ज कीजिए जी हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं, चल गया, पाबंदी लग जाए, ठीक, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर ले। हम ये भी फ़र्ज करना बहुत मुश्किल है कि हंगामे और मुजाहरे भी दबा दिए जाते हैं। सवाल ये पैदा है, इस बेयकीनी में मईशत कैसे चलेगी? मईशत नहीं होगी, सिर्फ ज़राअत रह जाएगी। तो ज़राअत का तो 22% हिस्सा है, तो बाकी चीज़ें सब मुतासर हो जाएंगी। तो रुपया तो आपके पास है ही नहीं, ना कोई कर्ज देने वाला होगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? यानी वो अब हम निकल गए हैं श्रीलंका वाली सूरत हाल से, इस पर बाद में बात करते हैं। तो इसमें फिर जाहिर है फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके सिवा। पीपल्स जिस ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं था, ये 100 चैनल नहीं थे, जब लोग इस तरह मुनज़्ज़म नहीं थे, बड़े बड़े मुजाहरे और जलसे नहीं हो सकते थे, ये आज़ादियाँ नहीं थी, अदालतें सेट नहीं कर सकती थी, मीडिया प्रेशराइज नहीं कर सकता था, उस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं रोका जा सका। आखिर कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गई, बाकी सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी कायम रही। फिर सारे अरबे इस्तेमाल करने के बाद यही लोग थे ना, यही सब लोग थे ना, इकट्ठे थे जो आज इकट्ठे हैं। इमरान खान साहब तो कहीं थे ही नहीं, वो तो सियासत में ही नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर 2000 यानी फिर बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो लोग ये समझते हैं, बाद लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसमें एक लीडर इमर्ज कर जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड कराया तो उसमें जानशीन अपने को मुकर्रर किया, खुदा न खास्ता ऐसा हो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो फिर 2008 में वो बरसर इक़्तिदार आ गई। तो आप इस तरह नहीं रोक सकते। ये मसनूई तरीका जो है ना, वो पैनिक का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब लंदन की जायदादों का कोई हिसाब तो नहीं दे सकते। जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि वो कानूनी तौर पर साबित नहीं कर सकते। यानी उनका मफहूम यह है जो कुछ उनका, कि वो जो खाते वाले हैं जिनके नाम पे उन्हें वो फंसा देंगे। कैसे फंसा देंगे? ये पुराने ज़माने में ज़िंदा रह रहे हैं लोग।
वक्त बदल जाता है, उसके तकाजे बदल जाते हैं, लीडर बाज़ औक़ात उससे ख़ुद को हम आहंग नहीं कर सकते। एक बात ये, दूसरा ये कि ऑप्शन उनके लिए क्लोज़ हो गए हैं। इमरान खान साहब से अगर कोई निजात हासिल करना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या कि उन्हें, अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं वोट की ताकत से, तो उन्हें आने दिया जाए। इन हालात में इमरान खान भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सकते, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। 1.5, 2, 3 साल तो लग जाएंगे, जैसे पहले उन्हें लग गई थी सूरत हाल को संभालने में। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन हो या मिड टर्म इलेक्शन हो, फर्ज कीजिए, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो इसके सिवा चारा न रहे। तो ये है, अगर उनसे निजात हासिल करनी है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह तो उनके वोट बढ़ते जाएंगे, आप उन पर पाबंदी लगा दें और गिरफ्तार कर लें या जो मर्जी करें, यानी माइनस इमरान खान कर लें, जो भी करें, हमदर्दी बढ़ती जाएगी, वोट बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि लोग जब एक दफा कमिट कर लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। सही है, ठीक है। रोकने से याद आया हारून साहब, एहतजाज पुरअमन था और ये हम सब ने देखा, ना गमला टूटा, ना किसी ने कोई फूल तोड़ा, तो उसके बावजूद हालात ऐसे क्यों थे? कहीं पर कंटेनर लगाए हैं, कहीं पर रुकावटें खड़ी की हैं, अजीब जेल का सा समा बना दिया, और बड़ा पुरअमन एहतजाज था तो खत्म हो गया। जब कोई सियासी पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो जवाल की तरफ जाती हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें इंतहा पसंद ज़्यादा मौसर हो जाते हैं। अब वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते हैं जो लोग टीवी पे चीखते रहते हैं और जो सियासी हरकियात को इतना नहीं समझते, मगर वो उस खौफ की फ़िज़ा में वो मौसर ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी बात सुनी जाने लगती है जब सही तज्ज़िया नहीं होता। तो ये लोग प्रिवेल करने लगे हैं। और एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े तेज़ी के साथ कमज़ोर हुए हैं, इर्रेलेवेंट तो नहीं मगर कमज़ोर हुए हैं। यानी दूसरी मौलाना फजलुर रहमान उन पर सख्त तनकीद करते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर क्या सकते हैं अकेले। फिर ये है कि इस सूरत हाल में हुकूमत ज़्यादा मौसर नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ जाता है, आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। बैन अल-अक़वामी हालात साजगार नहीं है, मईशत आपकी तबाही के किनारे पे खड़ी है, खुदा करके थोड़ा सा संभली है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ऑप्शन क्लोज हैं और ये बेबसी के साथ अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब फ़िलहाल तो ये है कि कुछ मीडिया ग्रुप उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त शायद ऐसा आएगा कि कौन गैर ज़रूरी बोझ उठाता है कि वो शायद वो भी साथ नहीं दे सकेंगे। तो कोई आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन के सिवा और कोई मुल्क के सामने रास्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, इस एहतजाज को लेके एक बड़ी ख़ास बात थी। हमेशा कहा जाता है जी एहतजाज होगा, खान साहब भी खिताब करेंगे, मगर इसके लिए ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया और उसको अनाउंस भी किया गया। इमरान खान साहब का खिताब कितना वलवला अंगेज था, आपने कैसा पाया इस खिताब को? कन्विंसिंग था, वलवला अंगेज तो नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो बलबला तो पैदा नहीं करती थी मगर हमदर्दी पैदा कर देती थी अपने लिए। वो आज खान साहब का खिताब कोई घन गरज के साथ नहीं था और मेरा ख्याल है कि उनमें ये एहसास पैदा हो रहा है कि ज़्यादा कशीदगी अच्छी नहीं है। बहुत कशीदगी हो जाएगी तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, और होंगे तो मुमकिन है वो नतीजा खेज ना हो। तो लेकिन कन्विंसिंग था, मतलब उन्होंने इसको तो उड़ा के रख दिया कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला था वो दलाइल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्विंसिंग था, इससे उनके हामी उनके साथ जुड़ जाएंगे। और बीच में जो लोग होते हैं जो किसी पार्टी के साथ नहीं होते और जो मुंतज़िर होते हैं कि भाई किसका मौक़िफ़ सही है किसका गलत है, तो उनमें से भी बहुत से लोग उनके साथ चले जाएंगे। उनका मौक़िफ़ कन्विंसिंग नहीं है। एक तो वो बहुत टेंस हैं, आप उनके किसी लीडर को देखें ज़्यादातर सख्त यानी दबाव का शिकार नज़र आते हैं और बाद तो डिप्रेशन का शिकार भी नज़र आते हैं। एक तो ये है कि वो जिस अंदाज से बात करते हैं वो इन्हीं नुकात को बार बार दोहरा रहे हैं, दोहरा तो खैर खान साहब भी रहे हैं, लेकिन ये है कि करिश्मा है एक आदमी में और एतमाद बहुत ज़्यादा है और हमायत बहुत ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई यानी कोशिश इस तरह मज़ाहिरे रोकने की। और फिर राना सनाउल्लाह साहब इस कैलिबर के आदमी नहीं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के वज़ीर दाखिला हो सकते थे और उसमें भी उन्होंने बहुत गलतियां की। वो ज़िली सतह के लीडर आ गए ना हर कहीं। ये सारे लीडर सारी पार्टियों के, किसी एक पार्टी की नहीं मैं इस वक्त बात कर रहा, ये ज़िली सतह की क़यादत है। ये समझती नहीं है कि बेयकीनी कितनी हौलनाक चीज़ होती है।
ये दीमक की तरह चाट जाती है। जैसे दीमक लकड़ी को आप दीमक का अजाला न करें, उसका बंदोबस्त न करें, तदबीर न करें उससे निजात की, तो वो चाट जाएगी। एक दिन वो खोखली होकर गिर पड़ेगी लकड़ी। और अगर लकड़ी पे उस्तवार है तो इमारत ही गिर जाएगी अगर वो लकड़ी पे खड़ी हो। तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते। इनका ख्याल था कि कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ हासिल कर लेंगे, और कर भी लें, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट करेगा। उसने किया भी, लेकिन वो कितना क्या कर सकता है? वो लोगों के दिल दिमाग तो नहीं बदल सकता। वो लोग हेरल्ड ट्रिब्यून तो नहीं पढ़ते, न्यूयॉर्क टाइम्स तो नहीं पढ़ते, डेली टेलीग्राफ तो नहीं पढ़ते, फाइनेंशियल टाइम्स तो नहीं पढ़ता। एक पाकिस्तानी जो है, ये 1% आदमी पढ़ते होंगे, इससे भी कम, और उनमें से भी बहुत से असर कबूल नहीं करते होंगे। जब कोई किसी मौक़िफ़ को कोई कौम की, किसी कौम की अक्सरियत कबूल कर लेती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये वैसे भी एक ऐसा माशरा है जिसमें लोग ज़िद्दी हैं, जिसमें लोग अनापरस्त हैं, जिसमें लोग हर चीज़ को इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लेते हैं। सही सही। तो इसमें यह है कि खौफ की हालत में बनाई गई स्ट्रेटजी है, और खौफ में, नफरत में, मोहब्बत में आप तज्जिया नहीं कर सकते। ठीक है हारून साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी हमें पता है, इलेक्शन कमीशन हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उजागर करती है। इन्होंने रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर हैरत की बात है वापस ले लिया। वापस क्यों लिया गया? मेरी ज़ाती राय ये है, सारे मामले पे मैंने बहुत गौर किया ठंडे दिल से, कि रेफरेंस दायर ही नहीं करना चाहिए। अब खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को नहीं समझते। फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं पॉसिबली, बाज़ लोगों के बारे में तो मेरा ये गुमान यही है, लेकिन गुमान है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कि वो हरीफों के लिए भी काम कर सकते हैं। बहुत कमज़ोर लोग हैं अखलाक के तौर पे। तो मेरी समझ से बालातर है। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि ये क्यों कर रहे हैं, ये तो आखिरी कार्ड है। अगर ये पिट गया तो क्या होगा? अभी आपके पास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, बहुत सी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, आपके पास मीडिया का रास्ता है, आप जलसे कर सकते हैं, मुजाहरे कर सकते हैं। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो मौसर रहे ही नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब उन्होंने क्या करना है? अब तो वो कुछ इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते किसी चीज़ में। तो ये बस अच्छा फैसला किया कि गलती की, दायर किया, मेरा ख्याल है वापस लेके अच्छा फैसला किया। और ये भी अच्छा फैसला किया कि रेड जोन में नहीं जाएंगे, कशीदगी अब तहरीक इंसाफ को साजगार नहीं है। लेकिन बहरहाल गलतियां होती हैं, और वो तो देखिए ना, अपना मुतदाद बयान आते रहे कि जी रेफरेंस दायर कर दिया, कुछ ने कहा दायर ही नहीं किया, कुछ ने कहा जी अभी दायर करेंगे, कुछ ने कहा कर दिया, कुछ ने कहा जी अब दायर ही नहीं किया तो वापस क्या लेना है। लेकिन सूरत हाल तो यही थी कि दायर भी किया और वापस भी लिया। सही। और ये कोई समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्हें सिरे से दायर ही नहीं करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अब उन्हें क्या खतरा है? वो क्या कर सकते हैं? वो अपने जो करना था वो कर चुके, जो दलाइल देने थे दे चुके, जो कार्रवाई करनी थी वो कर चुके। अब उनके पास तो, उनके तर्कश में तो अब कोई तीर ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अगर कोई आप उसमें अपनी एनर्जी क्यों जाया करते हैं? अगर कोई तीर ही नहीं है हारून साहब, तो पीडीएम ने इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फिर क्यों दायर कर दिया है? एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भी दायर कर दिया उन्होंने। वो तो मैंने आपको इस सवाल का जवाब तो मैं अर्ज कर चुका ना, कि वो खौफजदा हैं, पैनिक में हैं खौफ की वजह से। तो वो मुमकिन है इनको उलझाना भी चाहते हों, तो इन्हें उलझना नहीं चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, यकसुई होनी चाहिए कि क्या करना है, अपना एजेंडा और अपनी तरजीहात वाज़ेह होनी चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे आएंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर मज़ीद भी बात होगी, जिसमें हम पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे और इंटरनेशनल कैनवस पर क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। हारून साहब, पंजाब पॉलिटिक्स पे बात करूंगी, मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल इमरान खान साहब को ही लेकर। उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि अगर हमारी जमात, आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के लिए भी 31 अरब डॉलर भेजते हैं, तो फिर ये क्या है? नहीं, जाहिर है इसमें तबसरा करने की कोई बात नहीं है। और अलबत्ता एक और पहलू है, अगर इमरान खान साहब ये अपील कर दें, फ़र्ज़ कीजिए, मैं नहीं कहता कि वो ऐसा करें, कतन मैं नहीं ये कहूँगा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए किसी मरहले पर वो ये कहें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि सवाए जो बहुत मजबूरी है उसके सिवा बाकी पैसे आप न भेजें, तो $3 बिलियन, $3.25 बिलियन हर महीने आते हैं।
और ये लाइफ लाइन है हमारी लाइफ लाइन वो IMF नहीं है, हमारी लाइफ लाइन ये है, आधा 50% जो ज़र मुबादला है वो वहाँ से आता है। तो ना भेजें, फ़र्ज़ कीजिए वो $3.25 बिलियन की बजाय $1 बिलियन रह जाएं, सही, वो कहेंगे सिर्फ इतने पैसे भेजें जो आपके बच्चों की फ़ीस है या रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं जिनके खाने का मसला है, ये 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कह दें, 1 हफ्ते के लिए कह दें। तो वो तो देखिए वहाँ से 70-80% लोग तो उनकी बात मानते हैं, और उनमें से अगर आधा भी हो गया, वो 30% भी गिर गया, तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि इकॉनमी नहीं चल सकती उसके बगैर, और बड़ा खौफ पैदा हो जाएगा, बड़े अंदेशे पैदा होंगे और बाकी चीज़ों पे भी असरअंदाज होगा। इसलिए ये इंतहाई इक़दाम की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए, और उससे पहले ही चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल एक बचगाना बात है ये, एक मौलाना फजलुर रहमान, एक शरीफ ख़ानदान, एक जरदारी ख़ानदान, यही है ना, ज़्यादा मसला तो नहीं का। MQM का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बलूचिस्तान की पार्टियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ANP का कोई मसला नहीं है। वो पहले ही उनकी कोई ऐसी बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है, और वो इस दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें उनकी हमायत कम हो रही है, उनकी हमायत बढ़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ लोग उन्हें छोड़ के जाते रहेंगे, MQM के वोट कम हो जाएंगे। बलूचिस्तान में तो खैर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उन पर असर हो सकता है। अच्छा, अब ANP पे कोई से डैमेज हो सकता है। तो आप क्या इन 3 ख़ानदानों के लिए मुल्क को गिरवी रख दे? मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में पहली बड़ी शिकस्त हो चुकी है, और जो वो इतने सदमे की हालत में हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसकी वजह मौलाना शिरानी और उनके साथियों का अलग होना। मौलाना शिरानी जो हैं वो दूर दराज एक जगह पर रहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, वरना वो उनसे कहीं, मौलाना फजलुर रहमान से कहीं ज़्यादा उनके मकतब फ़िक्र में उनकी रिस्पेक्ट है। उन्हें एक बहुत संजीदा, मतीन, बहुत ज़िम्मेदार आदमी समझा जाता है। पहले इतनी शिकस्त रेख्त हो गई, नून लीग के वोट कम हो गए, मौलाना फजलुर रहमान का तो वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं, उनके जो हरीफ हैं, जो एक आम कारकुन हैं PTI के, उनसे बहुत बुरी तरह हारे, तो मौलाना फजलुर रहमान तो मुमकिन अगली दफ़ा लगे अब आ ही ना सकें, और मुमकिन उनके साहबजादे भी ना आ सके। तो क्या इन 3 ख़ानदानों के लिए आप मुल्क को दाव पर लगा देंगे? हाँ, कल इमरान खान साहब गलती करते हैं, ज़्यादती का इर्तिकाब करते हैं, उनकी पार्टी ज़्यादती करती है, वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो भाई इंतज़ार करें, सब्र करें। वो सियासी लीडर जो हैं वो जेल भी जाते हैं, तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं, अपना नामकबूल भी होते हैं। ये कोई कायद आज़म भी तो पार्टी के बाद पॉपुलर हुए, वरना तो अपनी ज़ाती सीट उनकी होती थी, वो ज़ाहिर है मुंबई के लोग उन्हें जानते थे तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, वरना मुस्लिम लीग की कोई हैसियत तो नहीं थी। मुस्लिम लीग की तो सवाए सिंध के हुकूमत ही नहीं बनी इस इलाके में जो आज पाकिस्तान है कहीं। तो वह इससे ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुल्क को तो दाव पर न लगाएं, और खान साहब को भी यही करना चाहिए, यानी ऐसी फिजा पैदा न करें, कुछ उनमें अब रुझान पैदा हुआ, ऐसी फिजा पैदा न करें कि मैशत चल ही न सके। सही, खुदा करके कोई सूरत हाल बेहतर हुई है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए लीडर। सही है। अब पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान क्या करेंगे हारून साहब? मरकजी मजलिस आमला ने तो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया चौधरी शुजात साहब के ऊपर, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? वो अकबर इलाहाबादी का एक मिसरा है, अकबर इलाहाबादी बड़े अहम शायर हैं, हमने उन्हें भुला दिया, उन्हें लिसानुल असर कहा गया था। उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते और वो कौम खुशनसीब होती है। उनका एक मिसरा है जो आपने पूछा ना क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। भाई चौधरी साहब इर्रिलेवेंट हो गए, चौधरी शुजात। कौमी असम्बली में तो उनके साहबजादे और तारिक बशीर या एक आध और मेंबर उनका साथ दे सकता है या ज़्यादा दे सकते हैं। कौमी असम्बली में तो मसला ही दरपेश नहीं, मसला तो पंजाब में दरपेश है। और वो गिलगित बल्तिस्तान और सिंध और बलूचिस्तान की पार्टियों ने उन पर इज़हार एतमाद कर दिया। भाई वो वहाँ तो है ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में इनका एक भी मेंबर नहीं है, सिंध असम्बली में इनका एक ही मेंबर नहीं है, बलूचिस्तान में भी एक ही मेंबर नहीं है। तो पंजाब ही से तो उनकी नुमाइंदगी है, और पंजाब में भी मखसूस अजला से, बाबल नगर से, बाबलपुर से, अपना मंडी बाउद्दीन से, सियालकोट से, यहाँ उनकी है गुजरात मंडी बाउद्दीन, ये हैं ज़्यादा उनके रसूख के इलाके। जब यहाँ के लोगों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो देखिए पार्टियों में ये रुझान नहीं होता कि वो 50% तकसीम हो जाए, 40 और 60% हो जाएं, या 30 और 70% हो जाए, इस तरह नहीं होता। ये कारोबार नहीं है, ये सियासत है, ये पब्लिक अवामी एहसासात और जज्बात पर खड़ी होती है। जब लोग चले गए
अच्छा देखो ना, उस वो ग्रुप तो उसमें भी नाराज तो बहुत लोग निकले, कई सौ अरकान जो है वो जमा होते थे मेंबर पीटीआई के। तो ये स्प्लिंटर ग्रुप मौसर नहीं होते। सिर्फ ये होता है स्प्लिंटर ग्रुप एक काम कर सकते हैं कि अगर लीडरशिप कोई गलतियां कर रही हो और उसको वो उजागर कर दें तो पार्टी अनपॉपुलर हो जाती है। मगर छोटा ग्रुप कभी प्रवान नहीं चढ़ता। लोग प्रैक्टिकल होते हैं, आम लोग प्रैक्टिकल होते हैं। सही, ठीक है। चौधरी शुजात साहब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ बावेला कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन रास्ता दोनों के लिए यही है कि मसालियत करें, मसालियत कर लें और जरदारी साहब के चकमे में ना आए। जरदारी साहब जिस घर में जाते हैं उनसे बर्बाद करके छोड़ते हैं। ठीक है, इस मामले को लेकर हारून साहब, दिलों में दूरियां पैदा करने के लिए तारिक बशीर चीमा साहब के ऊपर बड़ा बोझ आ रहा है, बड़े उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन अब उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में भी सवालात उठना शुरू हो गए। कोई नहीं, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तारिक बशीर चीमा साहब अपनी इनिंग खेल चुके। अब नून लीग तो उन्हें कबूल कर ले तो दूसरी बात है, और वो जाहिर है कि बड़ी मुश्किल पेश आएगी नून लीग के लिए भी, उनके लिए भी दुश्वारी होगी। वो एक मिजाज में उनके रिजिडिटी है, तो वो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी के वोट कितने हैं? इतने तो नहीं हैं, और इसका उनके अपने वोटरों पे बहुत बुरा असर होगा जब वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तो ठीक है, या पीपल्स पार्टी उनकी हमायत का ऐलान करेगी, इसका भी मेरा नहीं ख्याल उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है। मेरा ख्याल है चौधरी शुजात के साहबजादे चाहे ज़ाती तौर पे वो बहुत अच्छे हों, और तारिक बशीर चीमा साहब खा वो कितनी सूझबूझ सियासत की रखते हो, एक बड़ी गलती कर चुके हैं। अब कम से कम एक इलेक्शन के लिए तो उन्हें इसकी कुर्बानी देनी होगी, या मसालियत हो जाए। बेहतरीन रास्ता तो मसालियत का है। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, सिवाय पंजाब के सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान उनके अहदेदारों ने जिन्होंने एतमाद का इजहार किया चौधरी साहब के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि कामिल अली आगा साहब की हैसियत नहीं है कि वो इजलास बुलाएं, उसकी सदारत करें। वो किस हैसियत में उन्होंने की? उनकी रुकनियत मुअत्तल करने के बाद, और 10 जो काफ लीग अरकान है उनकी भी रुकनियत मुअत्तल करने के हवाले से कार्रवाई शुरू करने का उन्होंने इंदिया दिया। कार्रवाई करेंगे क्या? वो तो अब उनके डिसिप्लिन में रहे ही नहीं। जब उन पे उनका हुक्म ही नहीं चलता, अपना फैसला उन पर नाफज ही नहीं कर सकते, तो कार्रवाई क्या करेंगे? फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित की जो पार्टियां हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो कभी एक एमपीए भी इलेक्ट नहीं करा सके, एक भी। तो पार्टी तो वो होती है ना जिसके साथ लोग खड़े हुए हों, उसके उनके कोई ज़्यादा वोटर नहीं हैं, सिर्फ उनकी ज़ाती वज़ादारी है, ज़ाती ताल्लुकात हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्शन देते रहे, अपने लोगों का काम काज करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, उनका ख्याल रखते रहे। तो वो तो चंद अरकान असम्बली हैं, और वो सब के साथ पंजाब में उनके साथ चले गए। पंजाब में पार्टी है, पंजाब में उनके जो चौधरी शुजात साहब और उनके फर्जंदान ग्रामी के सिवा और तारिक बशीर चीमा के सिवा जो क्रॉस फायरिंग में फंस गए हैं, जो वो भी उन लोगों में शामिल थे ना जो सही अंदाज़ा नहीं कर सके। तो इनके सिवा तो कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं होगा, तो अपना फैसला नाफज कैसे करेंगे? फर्ज कीजिए वो कल नई पार्टी बना लेते, चौधरी परवेज इलाही, ठीक है, यानी काफ लीग की बजाय उसको कोई और नाम रख सकते हैं वो, तो वो इनके साथ नहीं जाएंगे, और हालात इनके लिए साजगार नहीं। ठीक है। जो कमेटियां बनी हैं पंजाब के मामलात को हल करने के लिए, उन कमेटियों की वजह क्या बनी हारून साहब? क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटियां बनाई जाएं? एक कमेटी बनी है, और वो इसलिए बनी है, वो जो मामलात हैं पंजाब हुकूमत में उसमें मशवरा देगी, उसकी निगरानी करेगी, और वहाँ डिस्कशंस होगी। वो इसलिए बनी है कि चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत पीटीआई की है, और चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। फैसला तो दुरुस्त किया, आप देखिए कितना क्विकली वो डिसीजंस कर रहे हैं और उसके नतायज निकल रहे हैं। मतलब आप पुलिस पे भी बात करते हैं तो मैं अर्ज करता हूँ कैसा ज़बरदस्त फैसला उन्होंने किया। तो ज़ाहिर है पीटीआई के लोग जो हैं वो उनका मुतालबा होगा कि भाई कारोबार हुकूमत में हमें पॉलिसियों की तश्कील में, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर के बहुत इख्तियारात हैं, ठीक, हमारा रोल होना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बना दी। लेकिन देखिए चेन ऑफ कमांड होती है, लीडर एक होता है, कैप्टन एक होता है, 2 कैप्टन नहीं हो सकते, 2 मल्लाह नहीं हो सकते, 2 टीचर एक क्लास को एक वक्त में नहीं पढ़ा सकते, 2 आदमी बॉलिंग नहीं कर सकते, 2 बैट्समैन नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। डिसीजन, खासतौर पर डिसीजन मेकिंग के लेवल पे एक ही आदमी होता है, बाकी उसके मुशीर हो सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग नहीं देना चाहिए। जहाँ पॉलिसी मेकिंग का मामला हो वहाँ तो मशवरा कर लें, और उसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार है। मेरी कल उनसे बात भी हुई,
और वैसे भी जाहिर है वो सूझबूझ के आदमी, उनका बहुत तवील सियासी तजुर्बा है। सिर्फ उतना नहीं है जब वो हुकूमत में है, सिर्फ वो नहीं है, वो 81 के बाद बल्कि उससे भी पहले ही चौधरी शुजात और यही पार्टी के मामला चलाते थे उनके साथ, चौधरी ज़ोहरलाई के साथ। जो भी ख़ानदान की सियासत थी उसमें इन्हीं का अमल दखल था, और फील्ड में तो यही काम करते थे। चौधरी ज़ोहरलाई तो नहीं करते थे, वो मुल्क भर में घूमते फिरते थे, वो गुजरात में और इंतखाबी हल्कों में तो वक्त नहीं दे सकते थे, यही दे सकते थे। राब्ते भी इन्हीं के थे, ख़ासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के। चौधरी शुजात साहब उस वक्त ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे और काफ़ी शाई थे उस वक्त बतदरीज। इमरान खान भी वैसे बहुत शाई थे, शुरू में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। हम लोग इन्हें कहते थे कि भाई लोगों से बात किया करें, ये कैप्टन वाला रवैया, क्रिकेट कैप्टन वाला रवैया तर्क करें। एनी हो, वो कमेटी को बहुत ज़्यादा मुतहरक नहीं करना चाहिए। ये ना वो महसूस, कमेटी को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि मामलात वो तय करेंगे, मामलात चीफ मिनिस्टर ही को तय करने हैं। और जैसा मैंने कल अर्ज़ किया कि 2 वज़ीर भी उनके लेने चाहिए इन्हें, इसलिए कि हम आहंगी रहनी चाहिए। ये जो कारोबार हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं किया जा सकता, इसको एक ख़ास स्पीड पे काम करना होता है। तो कमेटी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर वो कोई ताकत का एक मरकज़ नया नहीं बन जाना चाहिए, उसे हम आहंग होगा। और चौधरी साहब को भी उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल है वो ख्याल रखेंगे। सही है। आपने 2 वज़ीरों की बात की कि वो 2 वज़ीर लेने चाहिए। मुमकिन तौर पर हारून साहब वो 2 वजारतें कौन सी हो सकती हैं जो काफ लीग के लोग लेंगे? ये तो अब आपस में बैठ के बात करेंगे और तय करेंगे। देखिए, अहम तरीन वजारत तो जब सूबाई हुकूमत क्या होती है इसको समझ लें। सूबाई हुकूमत होती है वज़ीर आला, वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, IG, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर ख़जाना। वज़ीर ख़जाना वो अपना ज़ाहिर है उसका होना चाहिए। अभी तो पोर्टफोलियोज़ का ऐलान हो गया, मैं देख नहीं सका। वज़ीर ख़जाना तो ऑब्वियसली PTI का ही होगा, और IG और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो होंगे, वो उसका इमरान खान इंतखाब करेंगे मशवरे के साथ, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ज़ाहिर है इंतखाब जो है वो करेंगे अपना चीफ मिनिस्टर साहब। तो वैसे वो उन्होंने कमेटी के अरकान की फहरिस्त देखी है, बहुत अच्छे तजर्बाकार जहांदीदा लोग हैं। सलमान गनी का भी बड़ा तजर्बा है, लेकिन वो जो अपने हैं शमाली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, नाम मेरे जहन से उतर गया, वो बड़े तजर्बाकार आदमी, कई हुकूमतों के साथ उन्होंने काम किया है और वो सियासत में दखल नहीं देते। इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो गैर सियासी हैं, जो इंतज़ामी मामलात में। ये एक अच्छा फ़ैसला है, यानी बुनियादी तौर पर ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये देखना होता है फ़ैसले को नाफज इस तरह न किया जाए कि प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। उससे बचना चाहिए कि एक चीज़ जो आप नेक नीति से करते हैं लेकिन उल्टा वो मुसीबत ना बन जाए। सही है, ठीक है। हर एक को अपनी हुदूद में रहना होगा। सही सही। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बाकी पाकिस्तान की मैशत के हवाले से और ताइवान और चाइना कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, वक्त मुख्तसर है, चीज़ें ज़्यादा हैं। नैब तरमीमी बिल के हवाले से सेनेट के अंदर ये कहा गया अवामी मुफाद का मसला, इसको मंजूर किया जाए। फाइनली वहाँ से भी मंजूर हो गया नैब तरमीमी बिल। देखिए, उस पर तो हम राय दे ही चुके हैं। ये ऐसा कानून है जो ज़्यादा अरसा रहेगा नहीं। जैसे ये हुकूमत बदलेगी और बदल ही जाएगी, ये कितना अरसा रहेगी तो ये कानून ख़त्म हो जाएगा। आप ये नहीं, कल मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने ठीक तरह से देख नहीं सका था कि FIA को भी शायद एंटी करप्शन वालों को भी रोक दिया, उन्हें नहीं रोका गया है। लेकिन वो तो खैर ये मौसर होते ही नहीं, वो तो सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें ही उसका फैसला करती हैं। ये अदारे अपने तौर पर तो कभी आज़ाद रहे नहीं हैं। तो वो मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि ये तो कहीं दुनिया में ऐसा कानून नहीं होगा कि आप एहतसाब के लिए एक अदारा भी बनाते हैं और उसे इख्तियारात भी नहीं देते, फिर उसकी ज़रूरत क्या है, फिर उसको ख़त्म कर दें। लेकिन ये रहेगा नहीं, जब नई हुकूमत आएगी तो वो इख्तियारात में रखल बहाल कर देगी। सही है, ठीक है। अब हारून साहब, नैन्सी पेलोसी का दौरा, ताइवान का दौरा करके वो चली गई और चाइना ने जंगी मशक़ें क्यों शुरू कर दी हैं? ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? तो जाहिर है उन्हें किसी न किसी तरह रद्द-ए-अमल देना था। वो अपनी कमज़ोरी का तासुर क्यों देते? देखिए, अमेरिका पे तो खप्त एक सवार है कि वो आलमी लीडर था और आलमी लीडर ही रहे। एक ज़माने में तो प्रेसिडेंट सीनियर बुश जो थे वो ये कहते थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का नया निज़ाम, अमेरिका दुनिया का नया निज़ाम। और एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री का तस्वर पेश कर दिया था कि तारीख ख़त्म हो गई, अब दुनिया में यही सरमायादाराना निज़ाम रहेगा और अमेरिका की बालादस्ती रहेगी। बाई इम्प्लीकेशन हो गया था अमेरिका की बालादस्ती रहेगी या मगरब की कहिए बालादस्ती रहेगी। तो वो तो अमेरिका वहाँ से ज़वाल का शिकार होते होते यहाँ आ गया है कि जितनी चीन दुनिया के ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मदद कर रहा है उनकी,
और जितना इनिशिएटिव उसके पास है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है बाज़ चीज़ों में तो। और आईटी में जो असला साजी में आईटी के जो किरदार है और फौजी मामलात में, उसमें चीन जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है। तो जाहिर है कि वो अमेरिका इस खपत में सवार है। उनका अमेरिकियों का ख्याल ये है, ये बिल्कुल एक लिहाज से हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल से मिलता जुलता मामला है कि बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब उन्होंने दौरा किया मलेशिया का, नैन्सी पेलोसी ने उसका मलेशिया का, कोरिया का, जापान का दौरा किया और भी किसी मुल्क का दौरा किया। तो ये कोशिश है, एक इत्तेहाद बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, एक में वो जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, फिर एक दूसरा इत्तेहाद बनाया जिसमें बरतानिया भी है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं सकता। इस वक्त तो चीनी बड़े समझदारी का चीनी ने मुजाहरा किया कि उन्होंने कोई इंतहाई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन अब वो 6 जगह पे मशक़ें कर रहे हैं, 6 जगह पे, और एक जगह ऐसी भी है जो सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पे है। और फिर वो यानी ये जो मशक़ें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो मिसाइल दागने का इरादा रखते हैं जो उसकी फ़िज़ाई हदूद से गुजर के जाएंगे, तो वो मुसलसल दबाव डालेंगे। इसी तरह उन्होंने हांगकांग हासिल कर लिया था, इसी तरह वो ताइवान हासिल करेंगे। वो चीन का हिस्सा है, 2 मुल्क नहीं रह सकते। जब बड़े हिस्से पे किसी का कंट्रोल हो तो ये मुमकिन नहीं है। ताइवान को फाइनली चीन के साथ शामिल हो जाना है और ये दबाव बढ़ता रहेगा। एक वक्त आएगा अमेरिका की कोई मजबूरी होगी तो वो इससे कंप्रोमाइज़ कर लेगा। यूरोप को तो ये मसला दरपेश ही नहीं है, यूरोप का ये प्रॉब्लम ही नहीं है। जापान जो है उनकी तारीखी आवेदश है, वो इसमें हाथ अमेरिका को बटा सकता है, लेकिन कितना बटा सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, चाइना के जो दिफाई माहिरीन है वो ये बातें कर रहे हैं कि इस बार जो मशक़ें चाइना कर रहा है और जितना करीब जाकर ये कर रहा है, असल जंग को मलहूज रखते हुए ये सारा काम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जंग के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए ताइवान और चाइना के दरमियान? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जंग हमाकत से भी शुरू हो जाती है। चीन जंग नहीं चाहेगा। चीन उस वक्त कार्रवाई करेगा जब उसे 100% उसकी कामयाबी का यकीन होगा, और ये यकीन होगा कि उसके बाद कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं होगा, उसकी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कोई अक़वाम उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद नहीं हो जाएंगी। लेकिन चीन ये भी जानता है ना कि यूरोप की इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, लेबर बहरहाल बहुत सस्ती है मुकाबले में, डिसिप्लिन बहुत है, आउटपुट ज़्यादा है, तो दोनों का एक दूसरे पे निसार है। जंग किसी हमाकत के नतीजे में हो सकती है, अमरीकियों को सूट करती है, यानी अमरीकी कौम को नहीं। ये जो ग्रोह इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, असल में पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, बहुत डैमेज हुआ था कोरोना से, बेशुमार लोग मरे थे, तो उसकी वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठेंगी। मेरा अंदाज़ा ये है अगले चंद दिन में देखेंगे अंदर से आवाज़ें उठेंगी। इस वक्त तो शुरू में बुखार होता है कि बुखार में मुब्तला होते हैं, फिर ये देखना होगा कि दूसरी पार्टी का जो दो पार्टियाँ हैं तो उनका क्या, डेमोक्रेट्स का क्या रवैया है। सही, लेकिन मेरे ख्याल जंग नहीं होगी। अलबत्ता कोई किसी ने तो ये तहिया ही कर लिया है कि जंगी साजो सामान बेचना है, और वो जापान और जर्मनी में खतूत पे लोग सोच रहे हैं अब कि अपनी आवाज़ बनाएं। वो जर्मनी ने तो ये भी कहा है कि एटमी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि गैस तो रूस के रहमो करम पे है और रूस के साथ मामलात ख़राब हैं। तो मेरा ये नहीं ख्याल है कि अगर ये हो गया तो बस ये समझिए कि दुनिया में फिर अमन नहीं होगा। फिर सारी दुनिया यूक्रेन से इतना मुतासर हुई है, तो ये तो बहुत बड़ी ताकतें हैं। इसके नतीजे में दुनिया में अफलास की, बेरोज़गारी की, बदअमनी की और रियासतों की रिट ख़त्म होने की ऐसी लहर आएगी, ऐसा तूफ़ान उठेगा। ये दुनिया पहले जैसी दुनिया नहीं है, ये बाहम जुड़ी हुई है। बहुत बुनियादी ज़रूरतों का इन्हिसार भी एक दूसरे मुल्क पे है। सही, ठीक। मुल्क अपनी सरहदों से बाहर फैल गए हैं। हर मुल्क की किसी की 10%, 5% आबादी दूसरे मुल्क में। दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अमरीकियों को अपनी पॉलिसी तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। सही है, ठीक है। पहले अफगानिस्तान हारून साहब, फिर यूक्रेन और अब ताइवान का मामला है। क्या अमेरिका की अपनी मईशत इस बात की मुतहम्मिल है कि एक नई जंग शुरू हो जाए और कुछ नुकसानात उठाने पड़े? ये तो कैलकुलेशन का मामला है, मैं नहीं कह सकता इस वक्त, इसलिए कि अगर वो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें वो दुनिया को असला बेच सकते हैं तो फिर तो उन्हें बाद लिहाज से फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है हारून साहब, मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 मिनट है। डॉलर का भी मामला है पाकिस्तान में और काबुल के हमले के हवाले से, जो आप मुनासिब समझे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, डॉलर का मामला तो ये है कि ये अब गिरता जाएगा और 2-3 महीने में अंदाज़ा है, क्योंकि इसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। अभी लोग इंतज़ार करेंगे, सरमाया बड़ा हसास होता है,
एक पहलू इसका ये है कि अब ये नज़र आने लगा है ये कि अमेरिकियों की सोची समझी मनसूबाबंदी थी, उन्होंने कुछ मुतालबात ऐसा लगता है कि अपने मनवा लिए हैं और कुछ और मनवाना चाहते हैं। अब ये तो फौरी तो क्राइसिस तो आपका टल गया, अब कोई डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मकामी सरमायाकार भी और डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी तभी होगी जब वो स्टेबल हो जाएगी सूरत हाल, और मईशत भी तभी ठीक होगी अगर ज़रूरी और सनती पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों को शुक्रिया, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।